हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अपक्षय के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि अपक्षय 3 प्रकार से गठित होने वाली क्रिया है, जिसमें भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय तथा जैविक अपक्षय शामिल किए जाते हैं। भौतिक अपक्षय सूर्य के ताप, जल तथा वायु के माध्यम से जब चट्टानें अपने स्थान पर टूटकर बिखर जाती हैं, तो ऐसी स्थिति को अपक्षय कहा जाता है। यह अपक्षय भौतिक अपक्षय कहलाता है, क्योंकि इस अपक्षय में भौतिक क्रियाओं का योगदान है। सूर्य का ताप, जल और वायु अपना विशेष योगदान देते हैं। भौतिक अपक्षय के साथ एक दूसरा अपक्षय भी हमने पढ़ा, जिसका नाम रासायनिक अपक्षय था। जब रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से शैल के कण विखंडित होते हैं, तो ऐसा अपक्षय रासायनिक अपक्षय कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, कार्बनिक अम्ल के द्वारा चूना युक्त चट्टानों का विखंडन होना, इसके अतिरिक्त पानी के अत्यधिक वजन के कारण चट्टानें उस वजन को संभाल नहीं पाती। ऐसी कई क्रियाएं इसमें होती हैं। सिलिका का पृथक्करण होता है। तो कई रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जब अपक्षय की प्रक्रिया होती है, तो इसे रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। वही नंबर 3 हमने जैविक अपक्षय के बारे में पढ़ा। जैविक अपक्षय अर्थात जीवों के माध्यम से होने वाला अपक्षय। जब पशु चलते हैं, तो पशुओं के चलने से मृदा उखड़ती है, मृदा के कण बिखरते हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसे जीव जो धरातल में बिल बनाकर रहते हैं, तो उनके द्वारा बिल खोदने से, जैसे चींटियां, चूहे, ऐसे जीव हैं जो चट्टानों का, मृदा का अपक्षय करते हैं, उसे विखंडित करते हैं। तो ऐसा अपक्षय जैविक अपक्षय कहलाता है। अर्थात जीवों के माध्यम से होने वाला अपक्षय जैविक अपक्षय, रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से होने वाला अपक्षय रासायनिक अपक्षय, और वायु, जल और सूर्य के ताप के माध्यम से होने वाला अपक्षय भौतिक अपक्षय कहलाता है। अपक्षय के इन प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है अपवर्तन के प्रकार। अपवर्तन परिभाषा हम देख चुके थे फर्स्ट वीडियो में ही, कि अपक्षय हुआ प्रभाव जब हवा या जल के द्वारा उड़ाकर या बहाकर ले जाया जाता है, तो ऐसी क्रिया अपवर्तन कहलाती है। अर्थात पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर टूटकर जब उड़ा जाता है,
या बहाकर ले जाया जाता है, तो उड़ाकर या बहाकर ले जाने की यही प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। अपर्दन कई प्रकार से गठित होता है। अपर्दन के पहले प्रकारों में बात करें तो अपघर्षण शामिल है। ध्यान रखें, अपर्दन की क्रिया के साथ अपक्षय की क्रिया भी घटित होती है। जी हां, अपर्दन की क्रिया जब होगी तो उसके साथ अपक्षय भी होता चला जाता है, और अपक्षय और अपर्दन का संयुक्त नाम जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अपक्षय और अपर्दन का संयुक्त नाम अनाच्छादन है। यानी अपक्षय और अपर्दन को संयुक्त रूप से अनाच्छादन कहते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसमें यही है। अपर्दन की क्रिया तो हो रही है, लेकिन इस क्रिया के साथ अपक्षय की क्रिया भी घटित होती है, और ऐसी क्रियाओं को कुछ नामों से जाना जाता है, जिसमें आता है नंबर 1 अपघर्षण। जब वायु के द्वारा या जल के द्वारा टूटे हुए पदार्थ को उड़ाकर या बहाकर ले जाया जाता है, तो यह उड़कर या बहकर जाने वाला पदार्थ धरातलीय शैलों के संपर्क में आता हुआ चलता है, जिससे धरातलीय शैलों में घर्षण की प्रक्रिया होती है। टकराते हैं ये पदार्थ, उड़कर बहकर जाते हैं, तो मौजूद चट्टानों से, धरातल पर मौजूद शैलों से ये टकराते हैं। टकराने से घर्षण होता है, और इन घर्षण की क्रिया से जो मौजूद चट्टानें हैं, मौजूद जो शैलें हैं, ये टूटना प्रारंभ करती हैं। टूटकर टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाती है। इस तरह से टूटना अपघर्षण कहलाता है। यानी अपर्दन की क्रिया के साथ अपक्षय की क्रिया भी हो रही है। टूटा हुआ पदार्थ तो उड़कर जा रहा है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई चट्टान है, यहां से हवा चल रही है, हवा चल रही है तो अपने साथ छोटे बड़े कंकरों को, पत्थरों को भी उड़ाकर ले जाएगी। जब ये कंकर, पत्थर या अपक्षय पदार्थ इस चट्टान पर टकराएंगे तो इस पर का हाल होगा। घर्षण की क्रिया होगी, जिससे इस चट्टान के टुकड़े होते चले जाएंगे। ऐसी क्रिया को अपघर्षण कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में के अंतर्गत छत्रक शिला का निर्माण होता है। छत्रक शिला एक ऐसी शिला, एक ऐसी चट्टान जिसकी आकृति छतरी के समान हो। सांप की छतरी आपने देखी होगी, या सामान्य छतरियां। जब चट्टानें इस प्रकार से मौजूद रहती हैं, तो हम जानते हैं हवा जब चलेगी तो हवा के चलने से मोटे कण तो नीचे चलेंगे और महीन कण ऊपर की तरफ रहेंगे।
क्योंकि मोटे कण भारी होते हैं इसलिए वो धरातल के नजदीक रहते हैं, जबकि महीन कण हल्के होते हैं इसलिए वो ऊपर की तरफ चलते हैं। जब इस तरह से मोटे कण नीचे और महीन कण ऊपर चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर इन कणों का प्रहार अधिक होगा क्योंकि ये मोटे हैं, जबकि महीन कणों के द्वारा इस पर प्रहार कम किया जाता है। परिणाम में ऊपर की आकृति में तो घिसाव कम आता है लेकिन नीचे की चट्टानें कटती चली जाती है। परिणाम में एक ऐसी आकृति बन जाती है जिसे छत्रक शिला कहा जाता है। ये अपघर्षण की क्रिया के माध्यम से होता है। जब चलती है तो इनमें घर्षण की क्रिया होती है और कटाव होता चला जाता है। लेकिन ध्यान रखें ऐसी क्रिया जो होती है विशेषकर अपन जो पढ़ेंगे अपवाहन की क्रिया के माध्यम से होती है। ये तो सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से था। अपघर्षण की क्रिया जो होती है वो विशेषकर धरातलीय शैलों में होती है, जो धरातल से चिपकी हुई है, यानी ज्यादा ऊंची उठी नहीं है। जबकि अपवाहन की क्रिया भी हम पढ़ेंगे जो ऐसी चट्टानों में होती है जो धरातल से ऊंचाई पर उठी हुई होती है। कैसे, जरा देखें। अपघर्षण की क्रिया के बाद अपवाहन, जो अभी मैं आपको बता रहा था, वो शामिल होता है। अपघर्षण की क्रिया में दोनों में हम अंतर करके चल रहे हैं कि अपघर्षण की क्रिया में तो जल और वायु दोनों का योगदान होता है। अपवाहन जब हवा के द्वारा टूटे हुए कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाया जाता है तो रास्ते में मौजूद चट्टानें अपक्षयित होती चली जाती है। ऐसी क्रिया को अपवाहन कहा जाता है। अब आप इन दोनों में आगे समझ लीजिए। अपघर्षण में तो धरातलीय चट्टानों का कटाव होगा, जबकि अपवाहन में क्षैतिज रूप की बजाय ऊर्ध्वाधर रूप में जो चट्टानें हैं अर्थात खड़ी अवस्था में जो चट्टानें हैं उनका कटाव होगा। अपघर्षण में जल और वायु दोनों प्रभावी कारक होते हैं, जबकि अपवाहन में मुख्यतः वायु के द्वारा कटाव किया जाता है। वही नंबर 3 आते हैं संधि घर्षण। अब आप देखिए अपघर्षण और संधि घर्षण में क्या अंतर होता है। जब वायु के द्वारा या जल के द्वारा चट्टानों के कणों को बहाकर या उड़ाकर ले जाया जाता है तो उड़ते और बहते समय चट्टानों के ये कण टुकड़े आपस में टकराते हैं। इस तरह से एक दूसरे से टकराते हुए चलते हैं, जिससे परिणाम ये निकलता है कि बहते हुए और उड़ते हुए टुकड़े और अधिक टुकड़ों में बढ़ते चले जाते हैं। आपने देखा होगा बजरी में आने वाले पत्थर चिकने होते हैं। क्यों होते हैं ये चिकने पत्थर, कभी सोचा बजरी में आने वाले? क्योंकि जब नदी प्रवाहित होती है तो बहते हुए जल के साथ जब ये कण आपस में बहते हैं तो इनके टकराव से, इनमें आपसी घर्षण से ये एक दूसरे से रगड़ खाते हुए चलते हैं, जिससे इनकी बाहरी आकृति प्लेन यानी समतल होती हुई चली जाती है और ये पत्थर चिकने होते हुए जाते हैं। तो संधि घर्षण का मतलब है कि जब हवा और जल के द्वारा चट्टानी कणों को आपस में बहाकर ले जाया जाता है तो ये कण टकराते हैं। टकराने से ये और अधिक
घर्षण नाम दिया जाता है। नंबर 4, उत्पाटन। ये बर्फीले क्षेत्रों में होता है। जब हिमानी मतलब बर्फ की नदियां, जब हिमानी तीव्र वेग से ऊपर से नीचे आती है, यानी जब बर्फ तीव्र गति से ऊपर से नीचे खिसकती है, तो मार्ग में पड़ने वाली शैलों का विखंडन करते हुए जाती है। आपने हिमस्खलन का नाम सुना होगा। हिमस्खलन बड़े बड़े विशाल बर्फ के पहाड़ों पर जमी हुई विशाल बर्फ के ढेर जब ऊपर से नीचे खिसकते हैं तो उसे हिमस्खलन कहा जाता है। और हिमस्खलन के समय मार्ग में आने वाली तमाम चीजें वो सब कुछ नष्ट होते हुए चली जाती हैं। ऐसे हिमस्खलन के दौरान मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों का अपक्षय होता है, ये चट्टानें टूटती हैं और ऐसी क्रिया को उत्पाटन नाम दिया जाता है। तो ये अपरदन के कुछ प्रकार: अपघर्षण, अपवाहन, सन्निघर्षण और उत्पाटन। आज हमने अपरदन की परिभाषा और अपरदन के प्रकारों के बारे में जाना। शेष